दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर और मैं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में एमपी में जो इलेक्शन हुए हैं उसके एनालिसिस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये स्टडी चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, फिर इस पर पॉलिटिक्स का क्या काम। तो मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि ये वीडियो क्यों बनाया गया है, क्यों ज़रूरी था। इसके पहले जितने भी लोग नए हों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों, चैनल से जुड़ सकते हैं, इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपका 24 घंटे सातों दिन भरपूर साथ दिया जाएगा। तो चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो लगातार वीडियोज़ देखते हैं सोच रहे होंगे आज मैंने चश्मा क्यों लगा के रखा है। तो अभी एक लेफ्ट साइड की जो आई है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाइक ड्राइव करते टाइम कीड़ा आके लग गया था थोड़ी सी तेज़ स्पीड में, इसलिए आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी मैंने ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि पूरे भारत में आप सभी को पता होगा, अगर आप जनसंख्या का के आंकड़े देखते हैं, पूरे भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं राजनीति का जो आधार है या राजनीति में इन्वॉल्वमेंट है या वोटिंग का परसेंटेज है, युवाओं का सबसे ज़्यादा रहता है। तो और ज़्यादातर जितने भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स युवा ही होते हैं, ये भी आप सबको पता होगा। तो राजनीति कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। अभी कुछ टाइम पहले तक तो स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं होते थे, लेकिन चूंकि अब अवेयरनेस हो गई है, जागरूकता फैल गई है और इंटरेस्ट भी लोगों का बढ़ा है राजनीति के प्रति, तो आपको योगदान जरूर करना चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको किसको वोट देना चाहिए। मैंने ये कहा था आपसे कि आपको परंपरागत, चूंकि आपकी फैमिली बीजेपी को सपोर्ट करती है या चूंकि आपकी फैमिली या आपके दादा परदादा कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, तो आप भी उसी को वोट देंगे। ये सब अब नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को खुद का अपना दिमाग लगाना चाहिए, पूरा माहौल का एनालिसिस करना चाहिए, विगत समय के आंकड़े देखने चाहिए और फिलहाल वर्तमान में क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या ग्रोथ हो रही है, उसका व्यक्तिगत या सामाजिक क्या लाभ उसको मिल रहा है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको वोट करना चाहिए। व्यक्ति विशेष को वोट करना चाहिए, ना कि पार्टी को। मेरा ये मानना है, क्योंकि काफ़ी जगह मैंने ऐसा देखा है। मेरे यहाँ खुद, मैं पर्सनली खुद बीजेपी को सपोर्ट करते आया हूँ, करता था, करता हूँ। लेकिन अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की या केंद्रीय चुनाव की या प्रधानमंत्री पद के चुनाव की बात की जाए, तो मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं। 2018 के पहले तक, हालांकि मैंने 3-4 बार ही अभी वोटिंग की है, 2018 तक या 2018 के पहले तक मैं बीजेपी को सपोर्ट करता था। राज्य में शिवराज सिंह चौहान को मैंने सपोर्ट किया है, मामा जी हैं जो। लेकिन चूंकि 2013 से व्यापक घोटाला हुआ, बहुत बड़ा घोटाला हुआ, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा घोटाला, कितने लोगों की जानें गई सिर्फ और सिर्फ सरकार की लापरवाही की वजह से। उसके बावजूद भी सरकार उन चीज़ों से बचती रही, उनसे पल्ला झाड़ती रही, गंभीरता से उस चीज़ को नहीं लिया। और उसके बाद भी जो छोटे छोटे घोटाले पीईबी एग्ज़ाम्स में देखने को मिले, 2018 से मैंने अपना चैनल शुरू किया, तभी ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में घोटाले सामने आए। उसके बाद बहुत सारी ऐसी भर्तियां निरंतर हुई कि एग्ज़ाम भी कैंसिल करने पड़े, री एग्ज़ाम कराने पड़े। तो सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही, इतने बड़े घोटाले के बाद बाकी बाकी क्षेत्रों में सरकार कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है, ये एक दूसरा पहलू है। लेकिन चूंकि मैं इतने सारे स्टूडेंट से जुड़ा हूँ, प्रिपरेशन कराता हूँ, दिन रात मेहनत कराता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, फिर ऐसी चीज़ें अगर एजुकेशनल क्षेत्र में या भर्ती परीक्षाओं में ऐसी गड़बड़ियाँ होंगी, तो न सिर्फ मैं बल्कि जितने भी बड़े मेंटर या जितने भी बड़े यूट्यूब चैनल हैं मध्य प्रदेश के, उनने भी हमेशा विरोध किया है इन चीज़ों का। तो सरकार अगर 2018 में भी गंभीर हो जाती तो कहीं ना कहीं इस बार उसे बेहतर परिणाम देखने मिल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से 2018 में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनने कांग्रेस को वोट दिया। सरकार की इन चीज़ों की गड़बड़ियों की वजह से सरकार, उसके बाद भी अभी भी कई ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें या तो पेपर लीक हो जाते हैं या धांधली होती है, घोटाले होते हैं, या बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनाए गए हैं, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, सरकार का कोई ध्यान इस तरफ नहीं है जहां पर सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज होता है। तो 2018 में न सिर्फ मैंने बल्कि मेरे मुझसे जुड़े हुए बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट ने कांग्रेस को वोट दिया था। अब वो अलग बात है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद फिर पर्दे के पीछे क्या साँठ-गाँठ होती है, क्या जोड़ तोड़ होती है, उसके बाद फिर से बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी ने काम किया। लेकिन फिर से जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे एमपी टेट वर्ग 3 की बात हो, एमपी पुलिस की बात हो, ग्रुप 4 की बात हो, पटवारी के एग्ज़ाम में कितना बड़ा घोटाला हुआ है जिसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब कोई नोटिफिकेशन आता है, कई महीने बाद उसके एग्ज़ाम चलते रहते हैं, 1 महीने तक, 2 महीने तक, इस बीच में सेटिंग हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, साँठ-गाँठ हो जाती है, उसके बाद कई महीनों बाद रिजल्ट आता है, भर्ती कोर्ट में चली जाती है, कोर्ट के फैसले का इंतजार स्टूडेंट करते हैं। मतलब पहले तो भर्ती आने में 4 से 5 साल लग जाते हैं और उसके बाद फिर भर्ती परीक्षाएं अटक जाती हैं किसी न किसी वजह से। स्टूडेंट का मानसिक और आर्थिक बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मैं पिछले 4 से 5 साल से हज़ारों लाखों स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूँ। एक एक दर्द, एक एक दुख, एक एक तकलीफ, एक एक पीड़ा
चूँकि एक स्टूडेंट को तो अपनी दुख तकलीफ समझनी होती है, लेकिन हम जितने भी मेंटर हैं मध्य प्रदेश के जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुछ सालों से, हमारे साथ हज़ारों लाखों स्टूडेंट जुड़े होते हैं। अब समझिए आप लोग कि इतने सभी स्टूडेंट की पीड़ा दुख तकलीफ समझना बहुत बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है। और इन सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ हमारे जो लीडर हैं, जो नेता हैं, जो राजनेता हैं, इन्हें बदल कर ही कहीं ना कहीं चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। और कहीं ना कहीं सबको एक मौका देना भी ज़रूरी होता है। बीजेपी ने कई मौके अपने हाथ में लिए हैं, काफ़ी क्षेत्रों में अच्छा काम किया है। मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो हमारे यहाँ फिलहाल छतरपुर में आलोक चतुर्वेदी जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पिछली बार भी मैंने उन्हें वोट किया था, वो जीते भी थे। इस बार भी वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इस बार उनका मुकाबला बीजेपी की दिग्गज मंत्री ललिता यादव जी से है। इस बार चूंकि मुझे ऐसा लगा है कि कई जगह वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है, कई जिलों में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है, जिसका मैं सीधा सीधा एनालिसिस करके ये निष्कर्ष निकाल पाया हूँ कि जो बीजेपी के सपोर्टर थे, जो बीजेपी के समर्थक थे, वो कहीं ना कहीं निराश हैं, उदास हैं। हालांकि वो किसी और पार्टी को वोट नहीं करना चाहते, चूंकि उनकी अंतरात्मा उनका साथ नहीं दे पा रही है। उनने हमेशा बीजेपी को वोट किया है, वो नहीं चाहते किसी और पार्टी को वोट दें, लेकिन बीजेपी से भी खुश नहीं है, इसलिए उनने वोट ही नहीं किया। इस वजह से कहीं ना कहीं परसेंटेज कम हुआ है काफ़ी जगहों पर। इसका सीधा सीधा नुकसान बीजेपी पार्टी को होना है, क्योंकि जो लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं उनने तो डेफिनेटली दिया है, और बहुत सारे ऐसे नए एस्पिरेंट्स, नए स्टूडेंट, नए कैंडिडेट भी हैं जिनने धारणा अपनी बदली है, मनोदशा अपनी बदली है और दूसरी पार्टी को वोट किया है। तो जहां जहां वोटिंग परसेंटेज कम रहा है वहां सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को होने वाला है, और जहां जहां परसेंटेज बढ़ा है वहां सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को होने वाला है। पिछली बार जहां जहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीते थे, इस बार 80% प्रत्याशी जीतेंगे वहां से, फिर से 20% हार सकते हैं। लेकिन पिछली बार जहां से बीजेपी प्रत्याशी जीते थे वहां 80% प्रत्याशी लगभग हारने की कगार पर हैं, ये आप लोग मानकर चलें। आपने देखा होगा पिछली बार जो नतीजे आए थे वो लगभग बराबर थे, लगभग मैच टाई होने की कगार पर था, लेकिन उसमें से फिर कुछ 30 से 35 यानी जितने भी विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ थे उनके साथ चले गए थे। बीजेपी से गठबंधन उनका हो गया था, फिर बीजेपी की पार्टी सत्ता में आ गई थी, उन्हीं की सरकार बन गई थी। तो आप इतना तो मानकर चलें कि जो नुकसान 2018 में कांग्रेस पार्टी को हुआ था, जो भी विधायक उन्हें छोड़कर भागे थे, वो तो इस बार डेफिनेटली पूरा हो ही गया है। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस वापस से उस कंडीशन पर आ गई है जो नतीजे पिछली बार थे। 113 114 सीट के आसपास कांग्रेस की थी और 109 के आसपास 108 या 109 सीट्स बीजेपी की थी। तो ये मैच अभी इस कगार पर फिर से आ चुका है। मतलब कांग्रेस को जो नुकसान हुआ था, जो विधायक उन्हें छोड़कर भागे थे, उसकी रिकवरी तो कांग्रेस ने कर ली है। फिलहाल आज तक जो रुझान मैं समझ पाया हूँ, सिर्फ और सिर्फ अब बीजेपी को बचा सकता है कौन? क्योंकि स्टूडेंट्स ने तो, जितने स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, हमारी बात हुई है, चर्चाएं हुई हैं लोगों से, ऐसा समझ में आया है कि जितने स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं 50% से ज़्यादा स्टूडेंट ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। 15 से 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो वोट नहीं दिए हैं या नहीं दे पाए हैं। बाकी जो 20 से 30% स्टूडेंट बचते हैं उसमें 10% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनने किसी और पार्टी को वोट दिया होगा, या सपा कह सकते हैं, बसपा कह सकते हैं, या किसी नोटा को भी हो सकता दिया हो। बाकी जो 15-20% स्टूडेंट बचते हैं उनने हो सकता है बीजेपी पार्टी को वोट दिया हो। वो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी जॉब फिलहाल लग गई है, जिनने एग्जाम क्लियर किया होगा, नए नए पहली उनकी वोटिंग होगी, या उनके रिलेटिव्स खड़े होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो 50% से ज़्यादा मुझसे जुड़े हुए स्टूडेंट ने कांग्रेस को वोट किया है और 20% के आसपास बीजेपी को वोट किया है। बाकी 30% में कुछ ने वोट नहीं किया, कुछ ने दूसरी पार्टी को वोट किया है, ये हो सकता है। तो फिलहाल आंकड़े जो हैं वो लगभग बराबरी पर आकर खड़े हो गए हैं मेरे हिसाब से। अब अगर बीजेपी पार्टी को जीतना है तो इसमें केवल और केवल एक जो योजना हमारे सीएम साहब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो आखिरी समय पर जो दाव फेंका गया, जो पासा फेंका गया है, लाडली लक्ष्मी, जो लाडली बहना योजना है, इसमें जो घरेलू महिलाएं हैं उनको जो पैसे दिए गए हैं लाडली बहना योजना के अंतर्गत, सिर्फ और सिर्फ ये योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को बचा सकती है, बढ़त दिला सकती है। क्योंकि घरेलू महिलाओं का ही वर्ग है जिसका एनालिसिस कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो बाहर निकलती नहीं हैं, ज़्यादा लोगों से बात करती नहीं हैं, उनके मन में क्या चलता है वो ज़्यादा किसी से शेयर करती नहीं हैं। लेकिन उन्हें जो पैसे मिले हैं कहीं ना कहीं काफ़ी उन्हें सपोर्ट मिला है, उन्हें भरोसा जगा है सरकार के प्रति। तो एक केवल यही घरेलू महिलाओं का वर्ग है जो अब बीजेपी को बचा सकता है या बढ़त दिला सकता है, जो आखिरी मोमेंट पर दाव या पासा मामा जी के द्वारा अपने बचाव के लिए फेंका गया है। बाकी जितने भी वर्ग हैं, चाहे युवा वर्ग हों, वृद्ध हों, वर्किंग हों, सेल्फ एम्प्लॉयड हों, बिजनेसमैन हों, ज़्यादातर इनका परसेंटेज सरकार के विरोध में गया है। मतलब सपोर्ट नहीं है, मैं ये नहीं, मैं भी कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ,
लेकिन बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है, जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटी रही है, जो कार्यशैली रही है कुछ सालों में, वो बहुत लापरवाह टाइप की रही है और स्टूडेंट के फेवर में कुछ बेहतर नहीं किया गया है। इससे बेहतर एग्जाम 2017 में कंडक्ट हुए थे। इस साल बहुत सारी ऐसी भर्ती हैं जो नहीं हो पाई हैं। SILDC की भर्ती नहीं हो पाई है और महिला पर्यवेक्षक यानी वुमन सुपरवाइजर की भर्ती इस बार नहीं हो पाई है। लेबर इंस्पेक्टर की भर्ती फिलहाल नहीं हो पाई। इस बार ऐसे चार से पांच ऐसे एग्जाम हैं जो सरकार नहीं करा पाई है और जो एग्जाम्स कराए थे उनके रिजल्ट भी होल्ड पर रखे हुए हैं। कुछ एग्जाम्स की जांच चल रही है। तो मतलब कहने का ये है, जो पिछले 4 से 5 साल, 2-3 साल तो कोविड में चले गए, उसके बाद जो भी वैकेंसीज आई, 15,000 पद MP पुलिस में आते थे, सरकार ने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 7.5 प्लस 7.5, यानी एक फॉर्म में जहां पर 15,000 भर्ती की परीक्षा दी जा सकती थी, वहीं सरकार ने 2 बार उसको फॉर्म भराए, 2 बार उसके पैसे लिए, फिर जाकर घोषणा की जब पूरे एग्जाम हो गए कि अब एक बार के फॉर्म भरने में आप सभी एग्जाम दे सकते हैं एक भर्ती परीक्षा में। उसका तो अभी कोई काम ही नहीं हुआ, उसका कोई लाभ भी नहीं उठा पाया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नुकसान सरकार को देने वाली हैं। जैसा मैंने एनालिसिस किया है, चैनल का नाम ही है एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट, लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स अभी इन्वॉल्व हैं पॉलिटिक्स में, इलेक्शन में, वोटिंग में, बहुत सारे स्टूडेंट अपने अपने घर गए हुए हैं, वोट भी डाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी दिलचस्पी भी है, जागरूकता की वजह से जरूरी भी है कि आपको इन्वॉल्व होना चाहिए चीज़ों में। क्योंकि बोलने से, बात करने से कि आपको ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, आप वो चाहते हैं, आप दूसरी सरकार चाहते, बोलने से कुछ नहीं होगा, करने से सब कुछ होता है। तो इस बार बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार वोट डाले हैं, उत्साह देखने को मिला है काफ़ी जगह। लेकिन जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो लगातार वोट देते रहे हैं, परसेंटेज कम हुआ है इस बार। मैंने, जो मुझसे व्हाट्सअप पर स्टूडेंट जुड़े हैं, व्हाट्सअप पर मैं स्टेटस पे अपडेट करता रहता हूँ चीज़ें, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सही निकलती हैं। मैंने दोपहर में कह दिया था कि मध्य प्रदेश में जो वोटिंग परसेंटेज रहेगा वो 70 से 80% के बीच में रहेगा। तो फिलहाल वही यहाँ पर परसेंटेज देखने को मिला है। अब चूंकि हमारे यहाँ हमारे जो विधायक जी हैं, पज्जन भैया, या जिन्हें पज्जन चाचा कहते हैं, श्री आलोक चतुर्वेदी जी, वो अपनी दमखम पर, अपने पैसों के खर्च पर चाचा की रसोई निरंतर संचालित कर रहे हैं, जिसमें गरीब नहीं, उसमें कोई भी जाके 1 रुपये में खाना खा सकता है। 1 रुपये भी कोई चलता ही नहीं आजकल ज़्यादा, 1 रुपये, तो 1 रुपये तो नथिंग है। फ्री में ही कह सकते हैं कि फ्री में समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को दोपहर एक समय खाना खिला रहे हैं भरपेट, जो कि 2-3 साल से बराबर चल रही है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी की जो स्कीम है 5 रुपये में भरपेट खाना की, वो चलती है, बंद हो जाती है, चलती बंद हो जाती है, और भरपेट उसमें खाना भी नहीं मिलता है और साफ़ सफाई भी बिल्कुल होती नहीं है। मैंने जाके सर्वे किया है 2-3 बार। मैं चाचा की रसोई भी गया हूँ, मैं CM की जो योजना चलती है उसमें भी गया हूँ। दोनों जगह ज़मीन आसमान का अंतर है। आप वहाँ जाएंगे जहाँ पर ये खाने की योजना चल रही है बीजेपी सरकार की, वहाँ जाके आपको खाने की इच्छा ही नहीं होगी। इतना अच्छा वहाँ पे ना वातावरण, ना माहौल, ना वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, मन ही नहीं होगा खाने का। आपको लगेगा कि आप भिखारी हैं, आप गरीब हैं, मतलब आपको फीलिंग ही नहीं आएगी वहाँ खाना खाने की। और आप चाचा की रसोई में जाके खाना खाएंगे तो आपको लगेगा कि कहीं किसी अच्छे होटल में आप खाना खाने आए हैं, रेपुटेड आपको लगेगा, अपना स्तर आपको कुछ अच्छा लगेगा, खाने में साफ़ सफाई भी आपको लगेगी, आपका मन अच्छा रहेगा, खाना भी आपसे अच्छा खिल जाएगा। और ऐसी आजकल लोग अपने रिश्तेदारों को, मेहमानों को एक टाइम खाना नहीं खिला पाते हैं, फिर चाचा की रसोई में लगातार कई सालों से ये योजना चल रही है। और कोई ज़रूरत के लिए अगर चाचा के यहाँ जाता है मदद मांगने, सहयोग जितना उनसे बन पड़ता है वो भी करते हैं। समय समय पर यहाँ कुछ ना कुछ अच्छी एक्टिविटी भी होती रहती हैं। तो मैंने लास्ट टाइम भी चाचा को वोट दिया था, इस बार भी चाचा को वोट दिया है। उम्मीद है कि इस बार वो अच्छे अंतर से जीतेंगे, क्योंकि लोगों ने देखा है, लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस जितना बेहतर इंसान कर सकता है उतना बेहतर करे तो लोग उतने में सेटिस्फाई रहते हैं। तो हमारे यहाँ से तो फिलहाल कांग्रेस की जीत की उम्मीद पूरी है। बीजेपी में मैच जो है वो कांटे का टक्कर है। मैंने आपको बताई कि सिर्फ और सिर्फ लाडली बहना योजना है जो बीजेपी को बढ़त दिला सकती है, बचा सकती है, अदरवाइज नुकसान तो बहुत हुआ है इस बार बीजेपी को। अब देखने की बात होगी कि आगे 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे उसमें क्या होता है। और बहुत जगह भी मैंने ये देखा है कि कहीं ना कहीं लोग जागरूक हुए हैं और अच्छे तरीक़ा से समझ के उनने वोटिंग की है। तो इस बार जो नतीजे आएंगे वो काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी रोमांचक रहेंगे। ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 3 दिसंबर को नतीजे आपके सामने होंगे। मैं फिर से एक वीडियो लेके आऊँगा। उसके बीच में जो अपना एजुकेशनल सिस्टम है वो चलता रहेगा। इलेक्शन के बाद वर्ग 1 पटवारी, ग्रुप 4 MP पुलिस कांस्टेबल के नतीजे घोषित हो जाएंगे, आचार संहिता हटेगी तो भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उम्मीद है कि चीज़ें जहां पर होल्ड हुई थी वहीं से कंटिन्यू हो जाएंगी, नई भर्तियां आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो हो सकता है वो नए सिरे से चीज़ों की जाँच करें, फिर जाकर वो भर्ती परीक्षाएँ निकालें, तो समय लग सकता है। अब इस बार हमारे यहाँ जो आलोक चतुर्वेदी जी अगर जीतते हैं तो हमने उनसे बात की है, छतरपुर ज़िले में हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऐसे कई ज़्यादातर स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं भर्ती परीक्षाओं में छतरपुर से।
सेंटर ना होने की वजह से परेशान बहुत होते हैं लड़के लड़कियां, प्रेग्नेंट वोमेन को भी बहुत मुश्किल होती है, किसी को साथ जाना पड़ता है, पैसे खर्च होते हैं आने जाने में, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं कई एग्ज़ाम्स देने में। इसलिए कहीं न कहीं उनका इस बार सहयोग रहेगा, वो उनकी कोशिश रहेगी कि इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर छतरपुर में बनाया जाए। तो ज़्यादा वैसे मुझे व्यक्तिगत किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद इतना संपन्न हूँ, सक्षम हूँ कि दूसरे लोगों को अपने स्तर से सहयोग करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को। लेकिन चूँकि वो ऊँचे पद पर हैं, विधायक हैं, वो कुछ पढ़ा कर सकते हैं, वो सामूहिक रूप से कर सकते हैं, इसलिए हम लोग से जितना बनेगा आप लोगों के फ़ेवर में कुछ विशेष करवाएँगे। और मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम साहब से मिलके जो पिछली परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ हुई हैं, उन पर उनको भी सामने रखा जाएगा और जो भर्ती परीक्षाएँ या जो नोटिफ़िकेशन रुके हुए हैं, उन्हें फटाफट जारी करने के लिए बोला जाएगा, ऑफ़लाइन एग्ज़ाम कराने के लिए बोला जाएगा और हर जिले में ऑफ़लाइन एग्ज़ाम सेंटर हो, नॉर्मलाइज़ेशन एकदम बंद हो जाना चाहिए, 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट आना चाहिए और भर्ती में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। ये हम सबको मिलके जाके जितने भी लीडर हैं, जितने भी मेंटर हैं, जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं, सब संपर्क में रहते हैं, तो हम ये जाके कोई भी जीते, अगर बीजेपी भी जीते हैं, कांग्रेस भी जीते, कोई भी जीते, हम लोग सब लोग जाके मिलके आप लोगों की जो मन की बातें हैं, वो सामने रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।